मैं धनंजय कुमार, डायरेक्टर ऑफ मेंटर कोऑपरेटिव क्लासेस बाढ़। हम लोग जो है आज का टॉपिक जो है हम लोग चुने हैं सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। ऑफलाइन क्लास में भी हमने ये टॉपिक पढ़ाया था, ऑनलाइन में भी आप देख लीजिए। आइए सबसे पहले जब हम लोग सरल आवर्त गति की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारे पास सवाल होता है कि आवर्त गति क्या है। सबसे पहला पॉइंट, आवर्त गति क्या है। देखिए जब आप लोग गति के चैप्टर्स में पढ़े होंगे तो उसमें से आप पढ़े होंगे कि जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद, एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद जब अपनी गति को या जब अपनी स्थिति को पुनः दोहराती है तो वह स्थिति क्या कहलाती है? वो स्थिति, वो गति जो कहलाती है वो कहलाती है आवर्त गति। ठीक है, तो आवर्त गति का हम लोग डिफिनेशंस देखेंगे। आवर्त गति किसको कहते हैं कि जब कोई वस्तु किसी निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को पुनः दोहराती है। जैसे सिलाई मशीन में सुई की गति, आप सबसे बड़ा आवर्त गति का एग्जांपल है वो। बार बार देखिए आप मशीन की सुई जो है अप एंड डाउन होते रहते निश्चित टाइम इंटरवल के बाद, तो आवर्त गति की बात की। और उसी के बाद आता है, ऐसे ये हार्मोनिक मोशन था, दोलन गति। अब यहां तो लिख नहीं सकते ना, वो तो आप सुनेंगे ही ना। दोलन गति, ऑसिलरी मोशन। दोलन गति किसको कहते हैं? कहता है कि जब कोई वस्तु जो है एक निश्चित बिंदु के ठीक आगे पीछे दोलन करती है, बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशंस, जब आगे पीछे दोलन करती है तो इस प्रकार की गति को हम लोग दोलन गति कहते हैं। जैसे घड़ी के पेंडुलम की गति, ये तो सिलाई मशीन की सुई की गति था एग्जाम्पल के रूप में, और ये घड़ी के पेंडुलम की गति। आप देखते थे ना पेंडुलम इस तरीके से होता था ना, ये ऐसे ऐसे होते रहता था। तो चर्चा कर रहे थे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आवर्त गति तो हम लोग समझ गए, दोलन गति समझ गए, हमने 9th में भी पढ़ा था। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सभी दोलन गति, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सभी दोलन गति आवर्त गति हो सकती है, परंतु सभी आवर्त दोलन गति नहीं हो सकती है, परंतु सभी आवर्त दोलन गति नहीं हो सकती है। ठीक है, तो सभी दोलन आवर्त गति होंगे परंतु सभी आवर्त दोलन गति नहीं होंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं कि सरल आवर्त गति क्या होता है। आइए, तो सरल आवर्त गति क्या होता है? कहता है कि सरल आवर्त गति उस गति को कहते हैं कि जब वो गति जिस बल के अधीन कार्य करती है। गति तो तभी होगा ना जब बल होगा। तो जब कोई वस्तु सरल गति में तब कही जाएगी कि जब उसकी गति जब किसी बल के अधीन कार्य करती है तो वो हमेशा, बल जो है वो हमेशा दिशा के रूप में विस्थापन के समानुपाती होता है, परंतु परिमाण के रूप में वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, मतलब डिफिनेशन ये था कि सरल आवर्त गति वैसे गति को कहेंगे जिसमें बल की दिशा विस्थापन के विपरीत परंतु परिणाम विस्थापन के समानुपाती होता है। देखिए बल का जो डायरेक्शन है, बल की जो दिशा है वो विस्थापन के विपरीत होता है। समझेंगे ये कंडीशंस क्या है। परंतु बल की परिमाण विस्थापन के समानुपाती होता है। मतलब ये हुआ कि सरल आवर्त गति जिस बल के अधीन नियंत्रित कार्य करती है, वो बल की जो दिशा होती है वो हमेशा विस्थापन के विपरीत होती है, बल की दिशा। परंतु बल का जो परिमाण होता है वो विस्थापन के समानुपाती होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक बार बल विस्थापन के विपरीत भी है और एक बार बल विस्थापन के समानुपाती भी है।
तो बल विस्थापन के विपरीत तब होगा जब वो अधीन कार्य करेगा। कब? दिशा। लेकिन बल का जो परिमाण होगा, जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा, वो हमेशा विस्थापन के समानुपाती या प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, जब हम लोग सरल आवर्त गति की बात करते हैं तो सरल आवर्त गति की कुछ विशेषताएं भी है सर। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेगा। विशेषताएं, एसएचएम की विशेषताएं, स्पेसिफिकेशन ऑफ एसएचएम। अब देखिए इसकी क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, गुण है। सरल आवर्त गति में जो वस्तु होता है वो दो स्थिति में होता है। वस्तु दो स्थिति में होती है, एक माध्य स्थिति में, एक अंतिम स्थिति में। दोनों कंडीशंस को हम देख लेंगे। जब वस्तु माध्य स्थिति में हो, मीन पोजीशन में हो, हिंदी थोड़ा देख लीजिएगा, मान लीजिएगा थोड़ा गलती भी होता है तो आप। जब माध्य स्थिति में हो, मीन पोजीशन में हो, और जब वस्तु अंत में हो, ठीक है, उसको अंत में अलग अलग नाम से भी बोला जाता है कि जब वस्तु अंत के बिंदु से होकर गुजरता हो। कहता क्या है कि सरल आवर्त गति में वस्तु दो जगह से होता है सर। एक वो मिड पोजीशन में होता है और एक वो अंत से होकर गुजरता है। तो दोनों कंडीशंस में क्या क्या फर्क होते हैं सो देखिए। कहता है कि जब वस्तु माध्य स्थिति से गुजरता है तो वैसी स्थिति में उसका जो त्वरण होता है, उसका जो त्वरण होता है, त्वरण इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझेंगे, उसको एक्सेलरेशन बोला जाता है। त्वरण उसका होता है 0। ठीक है, उसका त्वरण 0 होता है, परंतु उसका जो वेग होता है वो मैक्सिमम होता है, जिसको कहा जाए तो अधिकतम होता है। यानी जब कोई वस्तु माध्य स्थिति में हो, सरल आवर्त गति में जब कोई वस्तु माध्य स्थिति में हो तो वैसी स्थिति में त्वरण का मान 0 होता है, परंतु वेग का मान अधिकतम होता है। ठीक है, इसी तरीके से ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है, पीई समझते हैं आप लोग, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, हिंदी में लिख दें। अच्छा ठीक है, लिख देते। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा का जो मान होता है वो 0 होता है, परंतु गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, केई, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का मान मैक्सिमम होता है। अभी सर हमने आपको सिखाया मैक्सिमम को अधिकतम भी कहा जाता है। अब देखिए यहां पर त्वरण और वेग, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तो आपने क्या देखा कि त्वरण का मान 0 होता है परंतु वेग का मान अधिकतम होता है। फिर आपने देखा कि जब वस्तु माध्य स्थिति में हो तो स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होता है और गतिज ऊर्जा अधिकतम होता है। तो आप एक तरीके से कर सकते हैं ना सर, क्रॉस करके देखिए ध्यान से कि त्वरण और स्थितिज ऊर्जा दोनों का मान 0 होता है। ऐसे याद रखेंगे कि जब वस्तु माध्य स्थिति में हो तो त्वरण और स्थितिज ऊर्जा, आप यहाँ पे रोशन दिखाई दे रहा है क्या? आइए क्रॉस दे देते हैं कि जब माध्य स्थिति में हो तो त्वरण और क्या, स्थितिज ऊर्जा, ताकि याद करने में आसान हो। इसका मान क्या होगा? 0 होगा। परंतु वेग और गतिज ऊर्जा, परंतु वेग और गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। ऐसे याद कर सकते, क्रॉस नॉट तैयार हो गया। और जब वस्तु सरल आवर्त गति में माध्य स्थिति में हो तो उस पर एक प्रकार का बल काम करता है सर। ठीक है, उस पे सॉरी बल इस पे काम करेगा। जब कोई वस्तु माध्य स्थिति में हो तो इस पे कोई बल कार्य नहीं करता, नो फोर्स। ठीक है, मतलब ये अगर देखा जाए तो ये आपका पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2 और ये पॉइंट नंबर 3। ठीक है, और इसके जस्ट रिवर्स है यहाँ, इसको याद नहीं करना है सर, इसका उल्टा है यहाँ। अब यहाँ पे देखिए, इसमें पहला पॉइंट क्या होगा? वहां पे तुरंत क्या था? 0 था, और वेग वहां क्या था? मैक्सिमम। यहाँ उल्टा, यहाँ पे त्वरण क्या हो जाएगा? बस उल्टा हो रहा है दोनों का।
त्वरण हो जाएगा मैक्सिमम और वेग हो जाएगा क्या, 0। ठीक है, इसलिए आप केवल एक याद रखेंगे, दूसरा खुद पे खुद याद हो जाएगा। दूसरा P की बात किया जाए, अभी आप P समझ रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा को बोलते हैं। P यहाँ 0 था, K मैक्सिमम था, उल्टा हो गया। अब यहाँ पे P क्या होगा, वो मैक्सिमम हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम हो जाएगी, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपका 0 हो जाएगा। जस्ट आप देख पा रहे हैं, अच्छे से देख पा रहे होंगे कि जस्ट इसका रिवर्स फॉर्म प्रयोग में लाया जा रहा है। और जहां पे थर्ड पॉइंट्स की बात किया जाए तो थर्ड पॉइंट्स में हमने ये पढ़ा था कि when an object in system in the mean positions no force actions applied on that object, मतलब जब कोई वस्तु सरल आवर्त गति में होती है तो वैसी स्थिति में उस पर कोई भी बल कार्य नहीं करती है। कब, जब वो माध्य स्थिति में हो। परंतु जब वो अंत के बिंदु से गुजरता है, when it passes from the end point of the line, then that conditions restoring force can be applied on that object। तो उस स्थिति में उस पर एक ऑब्जेक्ट काम करता है, एक बल कार्य करता है, और उस बल का नाम है सर रीस्टोरिंग फोर्स। थोड़ा सा अंग्रेजी नाम ज्यादा इसका पॉपुलर रहेगा, हिंदी थोड़ा आप समझेंगे भी नहीं। हिंदी में बोला था प्रत्यानयन बल। ठीक है, जब कोई वस्तु अंत के बिंदु से होकर गुजरती है तो उस पर एक बल कार्य करता है, और उस बल को बोलते हैं हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स। फोटो रीस्टोर करते हैं डिलीट करने के बाद, रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स है क्या, कहता है कि जब कोई वस्तु आगे पीछे सरल पथ पर गतिशील होती है तो इस प्रकार लगने वाला बल रीस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल कहलाता है। शायद कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको इस पॉइंट में, फिर भी हम वन टाइम में रिवीजन में डालते हैं। देखिए, माध्य स्थिति, वस्तु की दो स्थिति होती है सिस्टम में, एक माध्य स्थिति होती है, एक अंत के बिंदु होता है। माध्य स्थिति को पढ़ लीजिए, बाकी अपोजिट यही है। माध्य स्थिति में त्वरण का मान 0 होता है जबकि वेग मैक्सिमम होता है। माध्य स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होता है जबकि गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होता है। जब कोई वस्तु माध्य स्थिति में हो सिस्टम में तो उस पर किसी भी प्रकार का बल कार्य नहीं करता, नो फोर्स एक्शन रिक्वायर्ड। लेकिन जब कोई वस्तु अंत के बिंदु से होकर गुजरता है तो वैसी स्थिति में इसका ठीक उल्टा, अर्थात त्वरण यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा, जबकि वेलोसिटी आपका वेग 0 हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी, जिसको आप स्थितिज ऊर्जा कह रहे थे, वो मैक्सिमम होगा, जबकि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक बल काम करेगा सर, उस बल को बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल। जब कोई वस्तु सीधे पथ पे गतिशील हो और आगे पीछे या ऊपर नीचे जाने में जिस प्रकार का बल लगता है, दैट टाइप्स ऑफ फोर्स इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। क्लियर? चलिए, अब आइए सर लोलक, सरल लोलक, पेंडुलम, जो आप देखे थे दोलन गति में। कितना मिनट हुआ? 13। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं दोलक। ऐसे उसको सिंपल पेंडुलम कहा जाता है, सरल लोलक, है ना। देखिए, सरल लोलक क्या है। सरल लोलक में एक जो सिरा होता है वो ऊपर बंधा होता है दृढ़ रूप से, और दूसरा सिरा नीचे लटका होता है जिसमें एक ठोस प्रकार की गोलाकार आकृति होती है। आप घड़ी के पेंडुलम, थोड़ा सा फिगर अच्छा नहीं बना, ठीक है। कहता है कि एक वो सिरा जिसमें एक सिरा मजबूती से बंधा हो और दूसरे सिरे के ठीक नीचे एक गोलाकार आकृति ठोस के रूप में हो, इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है, दैट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। इसे हम लोग सरल लोलक के नाम से जानते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन आता है सरल लोलक का आवर्त काल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सरल लोलक का आवर्तकाल, जिसको आप क्या कहते हैं, टी। आवर्तकाल हम पढ़ाए पीछे टॉपिक में, याद होगा, आवर्तकाल, आवृत्ति। तो आवर्तकाल टी बराबर, यानी सरल लोलक का आवर्तकाल बराबर, देखेंगे आप, सरल लोलक का आवर्तकाल बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब एल क्या है सर? एल आपकी सरल लोलक की लंबाई हो गई। जी क्या हो गया? तो जी आपका घूर्णीय त्वरण हो गया।
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब सवाल राइज किया जाता है सर, इससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं सर? क्वेश्चन आएगा कि यदि किसी सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि यह समानुपाती है, याद कीजिए। जबकि जी क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है, यानी इन्वर्सली रेसिप्रोकल है। तो ये जब इन्वर्सली रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रमानुपाती है या उल्टा है, तो उल्टा का मतलब समझ गए ना कि जब आवर्तकाल का मान बढ़ेगा तो जी का मान घटेगा, जबकि जब आवर्तकाल का मान बढ़ेगा तो लंबाई का मान बढ़ेगा। यानी आप कह सकते हैं कि यदि, देखिए थोड़ा शॉर्टकट्स, यदि L बराबर प्लस, यानी अगर लंबाई में वृद्धि होती है तो सर T में भी वृद्धि होगी, ध्यान से, ठीक है। यदि लंबाई बढ़ेगा सरल लोलक का तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा, ये प्लस का चिन्ह है, चलिए ऐसे दिख जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यदि G का मान बढ़ेगा तो लीजिए सर उल्टा हो गया, तो D का मान क्या होगा? घटेगा। मतलब लंबाई वाला में सेम टू सेम, अगर लंबाई बढ़ा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, अगर लंबाई घटा तो आवर्तकाल क्या होगा? घटेगा, क्योंकि लंबाई और आवर्तकाल में समानुपाती का रिलेशन होता है। तो समानुपाती का रिलेशन का मतलब है अगर वो बढ़ा तो बढ़ा, अगर वो घटा तो घटा। जबकि जी का जो रिलेशन है वो है इससे व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टा, यानी जी का मान बढ़ेगा तो टी आवर्तकाल का मान घटेगा, और यदि जी का मान घटेगा तो आवर्तकाल का मान क्या होगा? बढ़ेगा। क्या ठीक है? चलिए, इसी में आपसे क्वेश्चन राइज करता है, इसी में आपसे क्वेश्चन राइज करता है कि यदि लंबाई को 4 गुना बढ़ा दी जाए, देखिए दे देगा कि यदि L को कितना गुना? 4 गुना बढ़ा दी जाए तो T कितना बढ़ जाएगा? अब देखिए L के जगह 4 गुना बोला ना, 4 यहां पे रख दीजिए, कुछ नहीं कीजिए आप। जैसे 4 रखे तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा बताइए? 2 होगा सर, बिल्कुल होगा। तो T कितना गुना बढ़ जाएगा? 2 गुना। अगर ये बोला कि 10, 15, 16 गुना है तो 16 का वर्गमूल कर लीजिए तो 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा। हाँ, अगर यही क्वेश्चन होता है यहां पर गुरुत्वीय त्वरण को लेकर कि सर यदि जी को 4 गुना बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, तो याद कीजिए सर, अगर जी को 4 गुना बढ़ाएंगे तो टी 2 गुना बढ़ेगा नहीं, घटेगा। क्योंकि याद है ना, अभी बताया था जी उल्टा होता है, ये घट जाता है। इसलिए जितना गुना दिया रहे वो रूट के अंदर में रख दीजिए और उसको बाहर निकाल लीजिए। और अगर एल के साथ वो रिलेशन दे रहा है तो बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। अगर जी के साथ रिलेशन मांग रहा है तो जी के कंडीशंस में ठीक आप उल्टा कर देंगे, ठीक है। चलिए, अब आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पे। पहले आप, अभी दिख नहीं रहे होंगे ना, पहले आप इस बात का ध्यान रखिए, कुछ इंपॉर्टेंस निष्कर्ष हैं जिसपे आपका क्वेश्चन आते रहता है। और जब हम लोग कल आएंगे तो कल ये भी एक टॉपिक होगा, कल के क्यूज का, कल सुबह के क्यूज का एक टॉपिक होगा सरल आवर्त गति। तो इसमें क्या है, अभी हम लोग पढ़ ही रहे थे कि लोलक की लंबाई बढ़ने पर उसका क्या होता है, आवर्तकाल बढ़ जाता है। यही कारण है कि यदि कोई व्यक्ति झूला पर, क्वेश्चन आता है ना जी, कि कोई व्यक्ति अगर झूला पर खड़ा हो जाए, क्या आप लोग को ऑफलाइन में भी हम बताए थे कि यदि कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो वैसी स्थिति में क्या होता है, लंबाई घट जाती है और आवर्तकाल बढ़ जाता है। लंबाई क्या होती है, घट जाती है सर, और आवर्तकाल यानी टी क्या होता है, बढ़ जाता है। यही कारण है कि झूला जल्दी जल्दी सा गति करने लगता है, तुरंत आगे पीछे होना शुरू हो जाता है। कभी ध्यान से देखिएगा कि जब कोई व्यक्ति अगर झूला पर खड़ा हो गया, जैसे झूला मतलब झूल रहे थे, झूले अचानक खड़ा हो गया, खड़ा होने से क्या होता है ना कि उसकी लंबाई घट जाती है। क्या होती है, उसकी लंबाई घट जाती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, आवर्तकाल में वृद्धि हो जाती है। तो कहता क्या है कि लंबाई घट जाती है, और लंबाई घट जाने के कारण, सॉरी बार बार कंफ्यूज हो गया सर, सॉरी इसके लिए। लंबाई घट जाती है तो निश्चित सी बात है आवर्तकाल घटेगा, क्योंकि लंबाई आवर्तकाल तो सेम होता है। और इसके घटने के कारण झूला जो है वो तेजी से आप मतलब बैक एंड फोर्थ मतलब गति करना शुरू कर देती है। या आप कभी देखेंगे झूला झूलते रहिए, अचानक उस पर खड़ा हो जाइए
तो वो काफी तेजी से शुरू हो जाता है। उसका रीजन है क्योंकि उसकी गुरुत्व केंद्र जब वो ऊपर की ओर चला जाता है तो वैसी स्थिति में लंबाई घट जाती है और आवर्तकाल भी घट जाता है। जैसे ये पहला पॉइंट था। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट से आप देखेंगे कि जब पृथ्वी से आप ले जाएंगे ऊपर या नीचे, जब आप लोलक को, अभी लोलक पढ़ रहे थे ना, लोलक को आप ऊपर ले जाइए या नीचे लाइए, ठीक है, तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि गुरुत्वीय जो त्वरण होते हैं या आप कह सकते हैं आवर्तकाल पहले, तो आवर्तकाल का जो मान होता है, आवर्तकाल यानी टी, टाइम पीरियड, इसका मान बढ़ जाता है। तो आवर्तकाल का मान बढ़ जाने के कारण गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान क्या हो जाता है, कम जाता है। सब पॉइंट है सर कि जब किसी लोलक को पृथ्वी से ऊपर या पृथ्वी से नीचे ले जाया जाए तो वैसी स्थिति में आवर्तकाल का मान बढ़ जाता है। और निश्चित सी बात है कि जब आवर्तकाल का मान बढ़ेगा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, कमेगा, क्योंकि अभी हम पीछे रिलेशन दिखाए थे कि इस दोनों में उल्टा रिलेशन वर्क करता है। क्वेश्चन आएगा कि यदि किसी सरल लोलक को ऊपर ले जाया जाए तो वैसी स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण का मान हो जाएगा, तो वैसी स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण का मान कम जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे जब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर जब आएंगे तो तीसरा पॉइंट था कि यदि आप किसी घड़ी को, लोलक घड़ी को यानी सिंपल पेंडुलम को उपग्रह पे ले जाते हैं तो आवर्तकाल अनंत हो जाता है। जब आप किसी लोलक को यानी घड़ी को उपग्रह में ले जाते हैं, उपग्रह सैटेलाइट, तो जब आप किसी लोलक घड़ी को उपग्रह में ले जाते हैं, सैटेलाइट्स में ले जाते हैं, तो वैसी स्थिति में जो है उसका आवर्तकाल अनंत हो जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सब पॉइंट है ये। तो वैसी स्थिति में उसका आवर्तकाल जो है वो अनंत हो जाता है और जी का मान शून्य हो जाता है। यही कारण है सर घड़ी उपग्रह में जाने पर नॉट वर्क, कोई काम नहीं करती वो। यानी जब किसी लोलक घड़ी को आप उपग्रह में ले जाते हैं, उपग्रह चंद्रमा भी है सर आपका, वो भी नेचुरल सैटेलाइट्स है, तो वैसी स्थिति में उसका आवर्तकाल, उसका जो टाइम पीरियड है, जो उसका टी है, वो अनंत हो जाता है और गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य हो जाता है। यही कारण है कि जो उपग्रह पे ले जाने पर कोई भी घड़ी काम नहीं करती है। क्लियर? चलिए, जबकि अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा पर ये तो सिर्फ उपग्रह में ले जा रहे हैं तब ना, जैसे यहां से कोई उपग्रह जाएगा, लेकिन अगर हम चंद्रमा की बात करते हैं जो नेचुरल सैटेलाइट है, यहां पर जाएंगे तो टी का मान बढ़ जाएगा। यानी टी मतलब क्या सर, बार बार बोल रहे हैं, टाइम पीरियड, आवर्तकाल, और टाइम पीरियड का मान बढ़ जाने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे जो है जी का मान घट जाता है। ऐसे भी टी बढ़ेगा तो क्या होगा, जी घट जाएगा। थोड़ा सा सीखेंगे सर नोट में यहाँ पे कि जी घटता कितना है, तो GY6, मतलब जब आप चंद्रमा पर ले जाएंगे लोलक को, किसी घड़ी को, तो वैसी स्थिति में आवर्तकाल का मान बढ़ जाएगा और गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाता है। तो सवाल है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना कम हो जाता है, क्वेश्चन है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान 1/6, वही GY6, जी का 1/6 कम हो जाता है। मतलब यदि जी का मान 60 था तो चंद्रमा पर ले जाएंगे तो 60/6 अर्थात 10 हो जाएगा। क्लियर? चलिए, ठीक है, बहुत अच्छा सा पॉइंट है सर, एकदम बहुत इंटरेस्टेड पॉइंट है। और हम लोग अब लास्ट की ओर बढ़ते हैं। लास्ट कुछ है महत्वपूर्ण तथ्य, 20 हो गया, 24 अब जो है कुछ पॉइंट्स है, जैसे हम लोग देखते हैं गर्मी की बात करते हैं सर, जाड़े की बात करते हैं, पढ़े ही होंगे ऑफलाइन में आप भी। तो गर्मी में जो है वो लंबाई बढ़ जाता है और आवर्तकाल भी बढ़ जाता है और घड़ी सुस्त हो जाती है। गर्मी में लंबाई भी बढ़ जाती है, एल भी बढ़ जाता है, आवर्तकाल भी बढ़ जाता है और घड़ी कैसी हो जाती है, सुस्त हो जाती है गर्मी में।
यानी घड़ी गर्मी में क्या होती है, सुस्त हो जाती है। क्यों सुस्त हो जाती है? क्योंकि उसकी लंबाई बढ़ जाता है और उसका आवर्त ऑटोमेटिक, जब लंबाई बढ़ेगा तो क्या होगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा। जबकि जाड़े में क्या होता है, जस्ट उल्टा, गर्मी का उल्टा जाड़ा, इसमें लंबाई घट जाती है, आवर्तकाल भी घट जाता है और घड़ी तेज हो जाती है। ध्यान रखेंगे ये सब पॉइंट। जाड़ा में थोड़ा सा घड़ी तेज चलता है सर, थोड़ा सा पता नहीं चलता, लेकिन गर्मी में थोड़ी घड़ी सुस्त हो जाती है। और तीसरा पॉइंट था कि जब पृथ्वी के केंद्र पर जो है, जब पृथ्वी के केंद्र की बात करते हैं तो केंद्र पर जो है जी का मान 0 मीटर प्रति सेकेंड होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। अतः जो है इसका आपको पता है ना कि जब जी का मान 0 होगा, अभी पढ़े थे आप, यहाँ पे एक पॉइंट था कि जब जी का मान 0 था तो आवर्तकाल अनंत था, याद है? नहीं है, अभी तो बताए थे। आवर्तकाल क्या हो जाता है, अनंत। अभी लिखवाए थे यहाँ पे एक पॉइंट कि आवर्तकाल अनंत हो जाता है क्योंकि जी का मान 0 था और घड़ी वहां पर काम नहीं करती है, घड़ी काम नहीं करती है। यानी पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 हो जाता है और आवर्तकाल का मान अनंत हो जाता है। इस प्रकार घड़ी वहां पे किसी भी प्रकार का वर्क नहीं करती है। और लास्ट पॉइंट जो आप पढ़े भी होंगे, आप पॉइंट को देखिए कि झूले पर अगर एक व्यक्ति की जगह 2 व्यक्ति, हम ऑफलाइन में बताए थे, अगर बैठ जाता है तो इससे आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई झूला है सब, ठीक है, झूला पर अगर एक व्यक्ति बैठा है, क्वेश्चन आता है अगर एक व्यक्ति की जगह 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा बताइए, आवर्तकाल पे प्रभाव तब न पड़ेगा सर जब वो लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण से रिलेटेड होगा, तो वो तो रिलेटेड है नहीं, द्रव्यमान, तो आवर्तकाल का द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं होता। यही कारण है कि अगर झूले पर एक व्यक्ति जगह 2 व्यक्ति भी बैठ जाए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता आवर्तकाल पे। ठीक है, आपका पूरा टॉपिक एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशंस खत्म हो गया। आशा करते हैं आप लोग को समझ में भी आया होगा। घर पे रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। साथ साथ जो आपको होमवर्क दिया जाता है उसको भी आप बनाएं और टेलीग्राम पे लगातार लाइव क्यूज में भाग लेते रहे। जय हिंद, जय भारत।